स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, यस। ठीक है। तो आज का टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब इस टॉपिक में हम लोग को बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये लाइफ टाइम इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब कहीं पे भी जाइए, चाहे इंजीनियरिंग पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, कहीं पे भी ये आपको केमिस्ट्री पढ़िए, ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको हमेशा काम आएगा। सो पहला पॉइंट यहाँ पे समझना है हम लोग को, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, मान लेते सेल का ही है, सेल में जो केमिकल्स मिलते हैं उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट है मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसमें आपको आएंगे प्रोटीन्स आएंगे, पॉलीसेकेराइड्स आएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आएंगे जिसमें डीएनए आरएनए है। उसके बाद प्रोटीन्स आएगा, उसमें स्ट्रक्चर्स आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड विच लिंक्स मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। फिर डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएगा, मतलब मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट। फिर व्हाट इज द मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, ये सीखेंगे। लिविंग स्टेट से क्या मतलब समझते हैं। और फाइनली एंजाइम्स। ठीक है। तो क्वेश्चंस नॉर्मली हम लोग देखे हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आता है। ये प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये 5 से क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट एंजाइम से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आना है, तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली ये जो टिक पॉइंट है यहीं से क्वेश्चन से लोग पूछता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझते हैं। बड़ा चैप्टर है ये, और इसको समझना बेहद जरूरी है। सो देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ बायोस्फीयर। ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। Now a question that arises in our mind is, are all living organisms made of the same chemical, that is elements and compounds? ये सवाल तो उठना चाहिए दिमाग में कि क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, इंसान, सब क्या सेम केमिकल्स हैं उनके बॉडी में, सेम सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, समझ में आई बात? सेम एलिमेंट, सेम कंपाउंड मिल रहा है। So you have learnt in chemistry how elemental analysis is performed. तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर है आपका जहाँ पे एनालिसिस की जाती है। ठीक है, तो एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। So if we perform such an analysis on a plant tissue or animal tissue, or say a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, several others. ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम ये केमिकल एनालिसिस करें प्लांट टिश्यू पे या एनिमल टिश्यू पे या फिर माइक्रोबियल पेस्ट पे, कुछ भी हम लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमको कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटासियम मिलता है, सल्फर मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे केमिकल्स आपको मिलेंगे बॉडी में। ठीक है, और भी माइक्रो एलिमेंट्स भी मिलेंगे, जैसे कॉपर, जिंक हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, सेलेनियम हो गया। सो दे आर list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others, and their respective content per unit mass of living tissue. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। If the same analysis is performed on a piece of earth crust, which is an example of non-living matter, we obtain a similar list. ठीक है, तो कहने का मतलब लिविंग टिश्यू में भी अगर आप कर रहे हो एनालिसिस, तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको मिल रहा है, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन। अगर आप रॉक्स, अर्थ क्रस्ट को स्टडी करते हो, तो वहां पे भी आप पाओगे कि सिमिलर लिस्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? इन एब्सोल्यूट टर्म्स, नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। ठीक है, so all the elements present in a sample of earth's crust are also present in a sample of living tissue. तो जो एलिमेंट आपको नॉन लिविंग मैटर में मिल रहा है, जैसे मिट्टी में जो मिल रहा है अर्थ क्रस्ट में,
वही चीज आपको एक लिविंग टिश्यू में भी मिल रहा है, ठीक है। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust. लेकिन कुछ चीजें तो डिफरेंशिएट करेंगे ही लिविंग को नॉन लिविंग के साथ। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है ये लिविंग में आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो पहला पहला पैराग्राफ से हम क्या सीखे? पहला पैराग्राफ से हम यही सीखे कि हम किसी भी कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके कंपाउंड्स को देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, प्लस हम उसको नॉन लिविंग मैटर में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। कहने का मतलब आप कैसे केमिकली एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। सो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक लिविंग टिश्यू में मिल सकता है। सो हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, कैसे फाइंड करेंगे हम ये आंसर को? to get an answer one has to perform chemical analysis। तो आंसर सिंपल है, आप उसका केमिकल एनालिसिस कीजिए। सो अब हम कैसे केमिकल एनालिसिस करेंगे? तो वी विल टेक एनी लिविंग टिश्यू, मान लिया आपका वेजिटेबल का टुकड़ा ही ले लिया या फिर लीवर, पीस ऑफ लीवर ले लिया, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे? ग्राइंड कर दीजिए, पूरी तरह से उसको ग्राइंडिंग कर दीजिए। किस में ग्राइंड करना है? तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में करना है, ठीक है। CCl3CCOOH। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में उसको आप जो टिश्यू आपने लिया है उसको ग्राइंड कर दीजिए। ग्राइंड कैसे करेंगे? तो केमिस्ट्री लैब में एक मॉर्टर और पेस्टल होता है जड़ी बूटी को ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसकी मदद से, मोटर एंड पेस्टल की मदद से हम इस वेजिटेबल या फिर जो भी हम मैटर ले रहे हैं, स्टडी मैटर, उसको हम ग्राइंड कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? हमको एक थिक स्लरी मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको छान लेंगे। सो वी विल स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, ठीक है। तो कॉटन या चीज क्लॉथ जो भी है उससे हम उसको छानेंगे तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस मिलेगा। पहला is the filtrate or more technically the acid soluble pool, ठीक है। and the second the retentate or the acid insoluble fraction, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मान लीजिए आपका छानने वाला कपड़ा है, ठीक है। ये आपका कपड़ा है और आप इसमें टिश्यू रख के छान रहे हैं, ठीक है। जो स्लरी है तो कुछ मैटर यहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे चला गया दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, क्योंकि वो फिल्टर हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट है लेकिन टेक्निकली इसको हम क्या बोल रहे हैं? एसिड सोल्यूबल बोल रहे हैं, क्योंकि वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या हो गया था? घुल गया था। तो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन है ये, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और दूसरा जो है यहाँ छनेगा नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड रिटेंटेट। सो ये इसका मतलब ये एसिड में इनसॉल्युबल है, ठीक है। एसिड उसको घोल नहीं पाया। तो दो पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पे, एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, एक एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, और इस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात ये? So scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool। तो ये जो आपका फिल्ट्रेट है ना, इसमें हजारों के कंपाउंड्स मिले। अभी तक समझ में आया आपको क्या किया जा रहा है? केमिकल एनालिसिस कैसे लिविंग टिश्यू की जा रही है? हेलो हेलो, यस और नो? हेलो हेलो,
हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ तो यस यस बोलना सर। पड़ेगा। ठीक है, बोलिएगा नहीं तो मेरे को कैसे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये जो फिल्ट्रेट है ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन है, क्योंकि ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुल गया है, इसलिए वो आसानी से नीचे जा सकता है। और रिटेंटेड मतलब वो घुला नहीं है, ठीक है, तो वो रिटेंटेड का पार्ट है। अब आगे चलते हैं। So in higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue and identify a particular organic compound. ठीक है, तो बहुत सारे compounds आपको मिल रहे हैं filtrate में. So it will suffice to say here that one extracts the compounds and then subjects the extract to various separation techniques till one has separated one compound from all other compounds. ठीक है, तो बहुत सारे compound है ना, तो एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्शन टेक्निक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। कहने का मतलब है, सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग हम क्या बोलेंगे कि आप कंपाउंड को आइसोलेट कीजिए और उसको प्यूरिफाई कीजिए। मतलब सिर्फ वही कंपाउंड आपके पास होना चाहिए, दूसरा कोई कॉन्टामिनेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का। So analytical techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and probable structure of the compound. तो compound का हम molecular formula ज्ञात कर सकते हैं, उसका structure क्या होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। So all the carbon compounds that we get from living tissues are called biomolecules. ठीक है, तो ये biomolecule का definition एक तरह से समझ जाइए कि जब हम किसी living tissue में कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड जो हमको मिल रहा है, कार्बन एसोसिएटेड कंपाउंड, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। However, living organisms have also got inorganic compounds. ठीक है, तो ये हम लिस्ट देखेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। सो हाउ डू वी नो दिस? A slightly different but destructive experiment has to be done to know about inorganic elements. So one weighs a small amount of living tissue. जैसे मान लीजिए आपने एक पत्ता ले लिया, या फिर पत्ता आपने ये गार्डन में गए और पत्ता उठा के लाए, या लीवर आपने फ्रेश लीवर एक्सट्रैक्ट किया, तो वो जब आप वेट करते हैं तो उसको बोलते हैं वेट, क्योंकि उसमें पानी मौजूद होता है। अब आप उसको फुल्ली ड्राई कर देते हैं, ठीक है, तो जब ड्राई करेंगे तो सारा पानी जो होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। सो द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। ठीक है, तो जब तक पानी है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वेट या वेट वेट, और जब आपने उसको ड्राई कर दिया उसके बाद आप जब वेट ले रहे हैं तो क्या बच गया? ड्राई वेट उसको बोलेंगे। अब जब आप उस टिश्यू को फुल्ली बर्न कर दीजिएगा, तब क्या होगा? जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे उस टिश्यू में, दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, तो CO2 और वाटर वेपर बन जाएगा एंड दे विल बी रिमूव, और जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऐश। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि किसी आदमी को आप जब मर जाता है तो आप जलाते हो, तो जलाते हो तो क्या बचता है? ये ऐश बचता है, क्योंकि बाकी सब चला गया उसका। ठीक है, अब इस ऐश को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पाइएगा दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे कैल्शियम मिलेगा आपको, हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, सल्फेट्स होगा, फॉस्फेट्स होगा, ये सब सारी चीज आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग वो स्लरी वाला जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड वाला जो हम लोग काम कर रहे थे, उसमें भी जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन था, वहां पे आपको ये सल्फेट्स और फॉस्फेट्स मिल सकते हैं। So therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon. ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हो कि आपको एनालिसिस में मिल रहा है। So this analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents which is present in living tissues. So from a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehydes, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आप इसको फर्दर एनालाइज करते जाइए तो आपको कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे, एल्डिहाइड्स मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपका जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये टेबल 9.1 देखिए,
कि जब आप लिविंग और नॉन लिविंग मैटर को कंपेयर करते हैं तो क्या क्या मिलता है। अब ये ह्यूमन बॉडी में आपको मिल रहा है, ये आपको अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए ह्यूमन बॉडी में 0.5% है, कार्बन देखिए 18.5%, ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है 65, ठीक है। नाइट्रोजन 3.3 है, सल्फर 0.3 है, सोडियम 0.2 है, कैल्शियम 1.5 है, मैग्नीशियम 0.1 है और सिलिकॉन बहुत ही कम। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या है कार्बन, ठीक है। कार्बन के बाद क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या है कैल्शियम, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर हम लिख लेंगे पहला 4 का, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी का हो गया ऑर्डर। अब उसी तरह अर्थ क्रस्ट का भी ऑर्डर हम लिख लेते हैं। अर्थ क्रस्ट में देखिए सबसे ज्यादा कौन है, तो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद क्या है सिलिकॉन, देखिए क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 3.6 तो कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद देखिए सोडियम, तो पहला 4 हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो नॉन लिविंग है उसमें कार्बन नहीं है, बट लिविंग में आप कार्बन देख रहे हो, यहाँ कार्बन एब्सेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि किसमें कितना परसेंट मौजूद है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी मतलब लिविंग टिश्यू में आपका क्या है ऑक्सीजन ज्यादा है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है। जबकि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर कैल्शियम है और फिर आपका सोडियम है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे सोच सकते हो कि ये जो अंतर है वो कैसा है, ठीक है। तो आपसे यहाँ आप देखो अंतर जो बेसिकली है वो कार्बन और सिलिकॉन में है, ऑक्सीजन तो दोनों में ज्यादा ज्यादा है, और कार्बन और सिलिकॉन क्या है ग्रुप 14 कंपाउंड्स है, ठीक है। कार्बन के बाद सिलिकॉन ही आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। समझ में आई बात। तो यहाँ आप देखिए कि किस लिविंग टिश्यू को हम किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को अगर एनालाइज करना है मेरे को तो हम क्या करते हैं उसको हम डिस्ट्रक्टिवली पूरी तरीके से उसको हम ऐश में तब्दील कर देते हैं, फिर ऐश को हम जो राख है उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। समझ में आई बात। अब इसी तरह टेबल 9.2 आप देख सकते हो, टेबल 9.2। सो दिस लिस्ट is of representative inorganic constituents of the living tissues। मतलब लिविंग टिश्यू अगर हम किसी पेड़ के पत्ते को अगर हम एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। या फिर हमारा ही अगर मान लीजिए लिविंग टिश्यू कुछ भी हम लेके एनालाइज करते हैं तो हमको मिलेगा ये सब। सोडियम मिलेगा तो सोडियम विल बी इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन Na+। उसी तरह देखिए पोटेशियम, पोटेशियम विल बी इन द फॉर्म ऑफ K+, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम देखिए तो कैल्शियम विल बी इन द फॉर्म ऑफ Ca2+, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम देखिए तो मैग्नीशियम विल बी इन द फॉर्म ऑफ Mg2+। उसके बाद आपको वाटर मिलेगा तो H2O। उसके बाद आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, सल्फेट्स हो गया। तो ये हमारे लिविंग टिश्यूज में भी इस तरह के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। ये दो लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर जैसे यहाँ पे हम सजाए हैं ऑर्डर, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आप ये टेबल याद नहीं रखिएगा तो आप इस तरह का जो क्वेश्चन है सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए जो अडेप्टेड फ्रॉम CNR राव, ये इंडिया का टॉप मोस्ट केमिस्ट्री केमिकल साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 2 टेबल हो गए जो आपको याद रखने हैं। अभी तक समझ में आया आपको, यस और नो? यस सर। हेलो, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अमीनो एसिड्स। तो कुछ कुछ करके ये लोग ग्रुप्स को स्टडी करवाएंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमीनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बन कंटेनिंग। सो दे कंटेन an amino group,
ठीक है। अमीनो ग्रुप का मतलब क्या होता है, NH2। ठीक है, तो ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िएगा 11th क्लास। सो दिस इज अमीनो ग्रुप NH2 एंड एन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये आपका एसिडिक ग्रुप लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा आपका COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये एसिडिक होता है कार्बोक्सिल, इसको हम लोग बोलते हैं। तो एक तरफ से आपका क्या है, NH2 है, अमीनो ग्रुप है, और दूसरे तरफ आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। So they are substituents on the same carbon, that is the alpha carbon. So they are called as alpha amino acids. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, अल्फा अमीनो एसिड्स बोलेंगे। समझ में आई बात? तो आप देखिए यहाँ पे, अब आप समझिए, ये आपका कार्बन हो गया। अब आप सोचो कि एक तरफ आपका NH2 लगा है, ठीक है, दूसरे तरफ क्या लगा है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है COOH। ठीक है, तीसरे तरफ आप मान के चलिए कि एक R ग्रुप लगा है, ठीक है, विच कैन बी एनीथिंग। और चौथे साइड में आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है तो 4 बॉन्ड बनेगा, 4 तरफ अलग अलग ग्रुप आप ऐड कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे अब आप देखिए, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल रहे हैं क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यही होता है, पढ़े होंगे आप लोग। अब आप देखिए, एक एक करके एक हाइड्रोजन हटाइए और एक एक सब्स्टिट्यूट करते जाइए, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हाइड्रोजन हटाएं, COOH डाला, ये हाइड्रोजन हटाए NH2 डाला, ये हाइड्रोजन हटाए एक कोई भी अल्काइल ग्रुप डाला, और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो दिस इज रेफर टू एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। समझ में आई बात? अब इसको अल्फा कार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो चूंकि अल्फा कार्बन है इसलिए अल्फा पे अमीनो ग्रुप आपका अटैच्ड है तो अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि ये दोनों अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो ग्रुप एसिड ग्रुप, अमीनो एसिड, ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आया आपको क्यों इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं, क्यों इसको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं? समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। तो ये जो आर का खासियत है कि ये साइड चेन है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइड चेन। अब ये साइड चेन चेंज होते रहेगा और आपको अलग अलग तरह का आपको अमीनो एसिड मिलता रहेगा, ठीक है। तो 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, तो बाकी सारे जो होंगे सेम होंगे, ये आर चेंज होता रहेगा और आपको नए नए अमीनो एसिड्स मिलते रहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म, समझ में आ गया इतना? यस सर। यहाँ तक कोई? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। तो देख लीजिए 4 वैलेंसी पोजीशंस हैं, एक तरफ H है, एक तरफ R है, एक तरफ NH2, एक तरफ COOH। These are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable R group। ठीक है, तो दिस इज द साइड चेन, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। तो ये R ग्रुप को हम चेंज करते रहेंगे और मेरे को अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलता रहेगा, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको अमीनो एसिड्स चाहिए अलग अलग तो आप वेरिएबल जो साइड ग्रुप है उसको आप चेंज करते रहिए, ठीक है। So however, those which occur in proteins are of only 20 types। तो 20 तरह का आपको अमीनो एसिड्स देखने को मिलेगा जो कि प्रोटीन में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। So this R group in these proteinaceous amino acids could be a hydrogen। तो अगर हाइड्रोजन है तो वो उस अमीनो एसिड को हम लोग बोल देंगे ग्लाइसिन। तो कहने का मतलब अगर हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाए, मेरा क्या हो गया, ये आपका NH2 हो गया, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया,
एक तरफ आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैंने ग्लाइसिन में क्या बोला है कि ये जो R ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, तो इधर भी आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन। दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो आपसे पूछा जाएगा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, सो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब अगर मान लेते हैं सेकंड है आपका एलानाइन, ठीक है, आप एलानाइन बना रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो एलानाइन में आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर, ठीक है, और बाकी जैसा है, सिर्फ आपका वो जो R ग्रुप है वही चेंज होता है, ठीक है। तो एक बार H लगाया, एक बार आपने CH3 लगाया, और उसी तरह आप साइड चेन चेंज करते रहो, और आपको 20 प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स आपको मिलते रहेंगे। सो दिस इज एलानाइन, सो दिस इज अगेन अ सिंपल अमीनो एसिड। समझ में आई बात? हाँ, यस ठीक है। अब आपको बोल रहा है सेरीन, ठीक है, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल आपने लगाया, तो आप इसी तरह सिर्फ आपको H ही R चेंज करना है, बाकी जैसा ग्रुप है उसको आप लिख दो NH2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है हाइड्रोक्सी मिथाइल, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो CH3OH आपको लगाना पड़ेगा यहाँ, तभी होगा। या हाइड्रोक्सी मिथाइल आप लगा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? हाँ, हेलो, यस ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको दिए रहेंगे, 20 स्ट्रक्चर्स आपको रहता है, वो याद करने आपको बोला नहीं जाएगा, बट आप उसको मान के चलिए, ठीक है। ये ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे फिगर 9.1 में, फिगर 9.1 कहीं दिया होगा, आप देखिए, बाद में आएगा तो हम लोग देख लेंगे उसको। इस टाइप से हमको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिए ग्लाइसिन, तो यहाँ पे आप देखिए सब्स्टिट्यूटेड R ग्रुप है, उसको हम ये कर दिए, एलानाइन में हम ये लिख दिए, और इधर R में आपका, अब यहाँ पे आपको हमेशा चेक कर लेना है कि जो कार्बन का जो वैलेंसी है ना, टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अब इस कार्बन के साथ 4 होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन निकल गया, एक इधर है और एक है, तो ये CH2OH है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 20 अमीनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर दिया, मतलब याद करने दिया जा सकता है, ठीक है। समझ में आई बात? यस तो ये हो गया सिंपलेस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड द R फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आएगा, जैसा फंक्शनल ग्रुप रहेगा वैसे ही ना प्रॉपर्टी आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी किसका मिलेगा, NH2 ग्रुप का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको किसका मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा कार्बोक्सिल ग्रुप का। फिर ये जो वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप है वो भी तो प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो एक एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड हो गया ये, समझ में आ रही है बात? हाँ, यस ठीक है।
तो ग्लूटामिक एसिड हो गया, उसके बाद आप एस्पार्टिक एसिड हो गया, तो इसको हम लोग ग्लूटामेट और एस्पार्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ग्लूटामेट, GLU, और एस्पार्टेट हो तो उसको लिख देंगे ASP। तो ये दो ठो हो गए आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड्स का मतलब क्या है आपका? ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड्स का मतलब क्या हो गया? अब आप इसको इस तरीके से समझिए, हम लोग इसको पीके वैल्यू के टर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए, ये वाला जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर दोनों में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है सिस्टम पे ओवरऑल, वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका हम लोग ग्लूटामेट है और एस्पार्टेट। उसी तरह बेसिक अमीनो एसिड आपका आ सकता है। ठीक है, तो बेसिक अमीनो एसिड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या दिया है, लाइसीन दिया है। ठीक है, ये लाइसीन, लाइसीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LYS लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास आर्जिनिन है जो कि बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड का मतलब उसके पास नेट चार्ज जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और होता है हिस्टिडिन, HIS, हिस्टिडिन। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनके पास जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम यहाँ लिख दिए। इनके पास क्या है, नेट चार्ज नेगेटिव। ठीक है, इसलिए क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड्स। इसके अलावा अब आपके पास अनचार्ज्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, न्यूट्रल आपको मिल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? हाँ, तो वैलिन आ Yes. गया। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको अमीनो एसिड्स यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं, जैसे कि एलानाइन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, फिनाइल एलानाइन हो गया, टाइरोसिन हो गया, बहुत सारे आते हैं इसमें न्यूट्रल, मतलब जिनमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मतलब बैलेंस्ड है, इस हिसाब से आप समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बांटते हैं। उसी तरह हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, एरोमेटिक ग्रुप्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो 3 अमीनो एसिड्स हैं जिनमें आपको एरोमेटिक ग्रुप देखने को मिलेगा, जैसे टाइरोसिन हो गया, तो टाइरोसिन को हम लोग लिखते हैं TYR। ठीक है, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान, और ट्रिप्टोफान को TRP लिख देंगे, और फिनाइलएलानाइन को THE लिख देंगे। ठीक है, ये सब कोड है, 3 लेटर कोड फॉर अमीनो एसिड्स। तो इनमें एरोमेटिक ग्रुप मौजूद है स्ट्रक्चर में, इसलिए हम इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। समझ में आई बात? तो फिनाइलएलानाइन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लेटर कोड तो होता ही है, साथ में साथ 1 लेटर कोड भी होता है। ठीक है, तो ये आपको, वो भी आपको मतलब बेसिकली याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको फिनाइल एलानाइन बोले तो इसका 1 लेटर कोड हो गया F। अगर F लिखते हैं मतलब फिनाइल एलानाइन है। ठीक है, ट्रिप्टोफान को हम लोग लिखते हैं W। ठीक है, टाइरोसिन को हम लोग लिखते हैं Y। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से एस्पार्टेट को लिखते हैं D, 1 वर्डेड। ग्लूटामेट को लिखते हैं E। दीज आर 1 वर्डेड, 1 कोड, 1 वर्ड कोड है सब। और ये समझ में आई बात? लाइसिन को लिखते हैं K, आर्जिनिन को लिखते हैं R, हिस्टिडिन को लिखते हैं H। ठीक है, सो दीज आर 1 वर्डेड कोड। उसी तरह अगर हमें न्यूट्रल वाला का बात करें तो वैलाइन का आपको हो गया V, तो वैलाइन V। ठीक है,
उसके बाद वेलाइन के बाद होता है एलानाइन, तो एलानाइन का हम लिख देंगे ALA, ठीक है, कैपिटल A, वन वर्ड। उसके बाद आपका हो जाता है आइसोल्यूसिन, 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 तो ये आई हो जाएगा वन वर्ड कोड, ठीक है, और इसका 3 लेटर कोड होता है ILE, ठीक है। उसी तरह ल्यूसीन, तो ल्यूसीन को हम लोग लिखेंगे LEU, ल्यूसीन, एंड दिस विल बी L, ठीक है। उसके बाद होता है मेथियोनिन, तो MET लिखते हैं और वन वर्ड कोड होता है M, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे होंगे, जैसे कि आपका सेरीन हो गया, ठीक है, तो सेरीन का हम लोग लिखते हैं S। उसके बाद थ्रियोनिन होता है, तो THR, तो इसका वन लेटर कोड है T। उसके बाद एस्पेराजिन, तो एस्पेराजिन, इसको हम लोग ASN लिखते हैं, सो दिस इज N। उसके बाद होता है ग्लूटामिन, सो GLN, सो दिस इज Q, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, ठीक है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन हो गया 17। उसके बाद आपका होता है प्रोलीन, ठीक है, प्रोलीन, तो प्रोलीन 18P, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ग्लाइसिन, नहीं है तो ग्लाइसिन लिख लीजिए GLY, तो दिस इज G, ठीक है, 19 हो गया। उसके बाद होता है सिस्टीन, तो सिस्टीन को हम लोग CYS लिखते हैं, दिस इज एनकोडेड बाय कैपिटल C, 20 हो गया, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन, ठीक है, C सेक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं U। तो 21 अमीनो एसिड का लिस्ट यहाँ पे आपके पास तैयार है। ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरोमेटिक, ठीक है, ये एरोमेटिक है आपके। ये आपके एसिडिक हैं, ठीक है, ये आपके बेसिक हो गए, ये तीनों बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, ये आपके न्यूट्रल हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो सिस्टीन होता है, सिस्टीन कंटेन सल्फर, ठीक है, ये सिस्टीन जो है दिस इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसको लिखिए सल्फर, ठीक है। और ये जो सेलिनोसिस्टीन है दिस कंटेन सिलीनियम, तो ऐसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 20-21 अमीनो एसिड, जिसमें एक सिलीनियम कंटेनिंग है सिलीनोसिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, ठीक है, और 2 सिस्टीन मिल जाएंगे तो डाइसल्फाइड आ जाएगा, तो सिस्टाइन हो जाएगा, ठीक है। और भी आई थिंक मेथियोनिन भी सल्फर कंटेनिंग होता है, मेथियोनिन कहाँ लिखा था मैंने, ये, तो दिस इज आल्सो सल्फर कंटेनिंग, तो मेथियोनिन एंड सिस्टीन दे आर सल्फर कंटेनिंग। तो आपसे पूछा जाएगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताइए, सो मेथियोनिन एंड सिस्टीन दे आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो। सिलीनोसिस्टीन इज सिलीनियम कंटेनिंग। एसिडिक बताइए तो ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। बेसिक बताइए तो हिस्टिडीन, आर्जिन एंड लाइसिन। न्यूट्रल बताइए तो एलानाइन, बेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग बताइए तो मेथियोनिन एंड सिस्टीन, ठीक है। डाइसल्फाइड किस में मिलेगा, तो 2 सिस्टीन जुड़ जाएगा, सिस्टीन सिस्टीन जुड़ जाएगा, मान लीजिए ये सिस्टीन जुड़ा और इससे एक और सिस्टीन जुड़ा, तो इसमें एक सल्फर हो गया, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइन, सिस्टाइन। तो सिस्टीन और सिस्टाइन में अंतर है आपका, ठीक है। तो ये है आपका टोटल अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ पे अब आप देखिए एक और चीज आपको ध्यान देना है कि a particular property of amino acid is the ionizable nature of amino and the carboxyl group. ठीक है, hence in solutions of different pH structure of amino acid will change. तो अब यहाँ देखिए बेसिकली जो स्ट्रक्चर है आपका क्या था, ये बी वाला फॉर्म देखिए जिसको हम लोग ज्विटर आयोनिक फॉर्म बोलते हैं। ज्विटर का मतलब होता है दो, ये जर्मन वर्ड है, आयन का मतलब आयन, तो 2 आयन्स। ठीक है, तो अब ये बी वाला जो ये है बी, इसमें देखिए 2 आयन आपके पास मौजूद है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, तो दोनों आयन मौजूद। यहाँ देखिए COO माइनस है और यहाँ देखिए NH3 प्लस, ये H यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये ज्विटर आयोनिक फॉर्म हो गया। अगर इसका हम बेसिक फॉर्म लेंगे तो देखिए यहाँ पे NH3 प्लस, अगर इसका एसिडिक फॉर्म लेना है तो मेरे को देखिए COO माइनस, तो इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज है इस सिस्टम पे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है सिस्टम, और इसमें बैलेंस्ड है, दोनों है पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिस इज अ ज्विटर आयन फॉर्म। तो जैसे जैसे हम पीएच चेंज करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर भी अमीनो एसिड का इस हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो ये ज्विटर आयोनिक फॉर्म भी आपको समझना। ठीक है, 20-21 अमीनो एसिड का आपको हम लिस्ट दे दिए, तो कहने का मतलब है कि ठीक है, समझ में आई बात? हेलो Yes. हेलो, Yes. तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको अमीनो एसिड? Yes, sir. ये लिस्ट लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आता है, बट वो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है और उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो वो सब नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मिला कभी तो बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो दिया है उसी पे हम फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका लाइपिड्स। ठीक है, सो दीज लाइपिड्स आर जनरली वाटर इन सोल्यूबल, पानी में घुलता नहीं है। आप घी को डालिएगा तो देखिए घुलता है क्या? नहीं घुलता है। सो दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स होते क्या हैं? दे हैव अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द R ग्रुप। ठीक है, और ये R ग्रुप जो है ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या फिर हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स हो सकता है, जिसमें 1 से लेके 19 कार्बन तक चेन लेंथ हो सकता है। ये आपसे पूछा जाता है कि चेन लेंथ कितना होता है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 टू कार्बन 19 इतना लंबा चेन हो सकता है। समझ में आई बात? जैसे कि पैल्मिथिक एसिड है, सो पैल्मिथिक एसिड हैज गॉट 16 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, तो कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़ के 16 कार्बन है। अराचिडोनिक एसिड में कितना है? 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो फैटी एसिड्स को भी सिस्टम में मौजूद नहीं है। जैसे ये हो गया आपका, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है आपका। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। क्या हो गया आपका? ये क्या? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सब कार्बन का अपना 4-4, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ देखिए अनसैचुरेटेड है ये। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ है इस ये पे। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड, बोलो अनसिजन एग्जाम समझ में। अनसैचुरेशन का मतलब, सैचुरेशन का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। अनसैचुरेशन का मतलब उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है,
Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. ये 3 कार्बन बनाया मैंने और यहाँ पे क्या तीनों पे OH ग्रुप डाल दिया, क्योंकि आपको क्या बोला है ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन है, तो तीनों पे एक OH ग्रुप डाल देंगे हम, ये मेरा ग्लिसरॉल बन जाएगा। अब बाकी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन करा लें, ये तो यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे भी आपका H हो गया, so this is glycerol, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। So this is a simple lipid, glycerol. So many lipids have both glycerol and fatty acids. स्ट्रक्चर में ये भी मौजूद ग्लिसरॉल होगा, ये हो, और प्लस जो इनका जो ये ग्रुप अटैच टू R ग्रुप ये भी होगा, ठीक है। तो RCOH ग्रुप, ये आपका R है, जिसमें 1 से लेके 19 कार्बन हो सकता है, और ये ग्रुप, कहने का मतलब ये दोनों का मिश्रण होना चाहिए, ग्लिसरॉल और ये ग्रुप को हम लोग बोलेंगे लिपिड्स। ये लिपिड हो गया, ये फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज लिपिड, सिंपल, समझ में आ रही है बात। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज लिपिड, तो ये ग्लिसरॉल है आपका, ये फैटी एसिड है, और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा लिपिड बन जाएगा। ईस्टरी, ठीक है, तो ग्लिसरॉल में के बीच में क्या रिएक्शन हो रहा है, ईस्टरिफिकेशन, का मतलब क्या है, इनमें मौजूद हो सकता है, अगर एक ग्लिसरॉल मौजूद है तो मोनोग्लिसराइड, अगर 2 है तो क्या बोलेंगे डाइग्लिसराइड, 3 मौजूद है तो क्या बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ग्लिसरॉल ईस्टरिफाइड है फैटी एसिड्स के साथ, उस आधार पे हम उसको मोनोग्लिसराइड, बाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। So these are also called as fats and oils. एक दूसरा आपके पास डिस्टिंक्शन पॉइंट, फैट्स, ये किस आधार पे, जो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे। अब आप फैट देखे होंगे डालडा, घी, ठीक है, और ऑयल देखे होंगे तेल, लोअर लाइक, तो जब टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कड़ुआ का तेल, वो क्या होता है आपका सनफ्लावर ऑयल है, वो विंटर में भी लिक्विड, ठीक है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है। अब पैराशूट का एक तेल आता है, देखते हो जम जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, वो फैट है इसका मतलब, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, तो डालडा आप बोल सकते हो। some lipids and phosphorylated organic compound in them, ठीक है, तो these phospholipids, और ये phospholipids आपने देखा था अभी पिछले चैप्टर में, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, तो फास्फोरस प्लस लिपिड्स, फास्फोलाइपिड्स सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है। इसका एग्जांपल आपको पूछा जाता है लेसिथिन, ये एग्जांपल याद रखिए, ठीक है, तो लेसिथिन is one example. Some tissues, especially the neural tissues, have lipid structures, ठीक है, तो ब्रेन में जो टिश्यूज होते हैं ना, न्यूरल टिश्यूज, वहां पे आपको इस तरह के कॉम्प्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका लिपिड्स, समझ में आई बात। तो ये बहुत छोटे में समझाया हुआ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आपका डीएनए आरएनए आता है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ एक बार फिर से आप समझ जाइए, ये पॉलीबल है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो एक आर ग्रुप है जिसमें 1 से 19 कार्बन हो सकता है, और एक कार्बोक्सिल, इसको जब साथ ग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो आपका फैटी एसिड्स हैं, ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड हो सकते हैं,
मौजूद होगा, ठीक है, तो सैचुरेशन हो सकता है। उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे दो भाग में बांटते हैं इसको, ऑयल और फैट्स में, ठीक है। तो ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो वो विंटर में भी वो लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध रहेगा, जबकि फैट्स क्या होगा, वो जम जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें भी, मॉडिफिकेशंस आपको लिपिड्स में मिल सकती हैं, जैसे फास्फोरस ग्रुप मौजूद हो सकता है, उसको फास्फोलिपिड्स बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में देख एक एग्जांपल आप। और बाकी कॉम्प्लेक्स अगर आपको पढ़ना न्यूरल टिश्यूज में आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ दो एग्जांपल आपको दिया है पैल्मेटिक एसिड, तो पैल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन, ठीक है, तो 15 कार्बन आर ग्रुप में है, एक कार्बन इधर है। उसी तरह अराचिडोनिक में 19 कार्बन इधर है आर ग्रुप में और एक, ठीक है, तो टोटल 20 हो गया। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, अराचिडोनिक एसिड में कितना कार्बन है, पाल्मेटिक में कितना कार्बन है, ठीक है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताइए, लिपिड्स बराबर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर में आपको हम बता चुके थे 20-21 अमीनो एसिड के बारे में बता चुके थे, ज्विटर आयन के बारे में बता चुके थे, ठीक है। तो यही है आपका टॉपिक। प्लस ऊपर में आपने देखा ही इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिविंग टिश्यूज का क्या है, नॉन मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में किस तरीके से डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाइज, कैसे आप लिविंग मैटर को एलिमेंटल एनालिसिस करोगे, कैसे नॉन लिविंग को करोगे, ठीक है। यही है ये चैप्टर, ठीक है। तो काफी बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। हेलो।